बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सानह बल्दिया टाउन उज़ैर जान बलोच और निसार मुराई पर जो JIT रिपोर्ट सिंध सरकार ने जारी की, उन पर मज़ीद बहस जारी है और उसके कई वजूहात हैं। अली ज़ैदी साहब के पास अलहदा से कुछ JITs हैं जो वो दावा करते हैं कि उनमें से कुछ अफराद के नाम निकाले गए हैं शायाशुदा JITs में से। उनको JIT रिपोर्ट्स कहाँ से मिली, उसकी कहानी भी वो बताते हैं। अब इस बीच में बहस ये है कि असली JIT रिपोर्ट कौन सी है, नकली कौन सी है, और बाकी जो अली ज़ैदी साहब के पास JITs हैं उनका स्टेटस क्या होगा, कौन सी JIT मुस्तनद होगी, और इसके बाद अब अगला लाहेअमल क्या होना चाहिए, हकीकत हाल है क्या। ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करने के लिए प्रोग्राम का पहला हिस्सा हमने वक्फ़ किया है। कुछ ही देर बाद सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्योंकि कल उनकी अली ज़ैदी साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। तो सरे-दस्त में अब चाह रहा हूँ आपको सुनाना कि अली ज़ैदी साहब कह क्या रहे हैं इन JIT रिपोर्ट्स के बारे में कि वो उन्हें मिली कहाँ से। ज़रा देखिए। 2017 में एक लिफाफा खाकी और उसमें 5 JIT रिपोर्ट्स थी जो अली ज़ैदी साहब को थमाई गई। इस पर आज CM सिंध ने क्या कहा, ज़रा वो भी देखिए। अली ज़ैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड। रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे, उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको कुरानी सहीफ़ा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज़ करनी पड़ेगी। जो उसके साथ इन्वॉल्व है उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक ज़िम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली ज़ैदी। शाहज़ेब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। सर, JITs में क्या कंटेंट है? अली ज़ैदी साहब की JIT में वो भी डिस्कस हो चुका, जो सिंध सरकार ने जारी की उनमें क्या कंटेंट है वो भी डिस्कस हो चुका। अब सवाल जो मैं उठाना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि आप भी इस इशू को टेकअप करें बड़ी संजीदगी से एक अरसे से, कितनी JIT रिपोर्ट्स थी, कौन से वाली JIT रिपोर्ट मुस्तनद है, कौन से वाली JIT गैर मुस्तनद है, किसको बाय किया जाए, किसको बाय ना किया जाए? देखिए, अब सिंध हुकूमत का दावा है कि हमारी जो JIT है जामी साहब, उस पर सबके दस्तखत हैं और दस्तखत शुदा है। और अली ज़ैदी साहब ज़ाहिर है, एक निसार मुराई वाली तो अली ज़ैदी साहब ने खुद ने कह दिया कि उस पर किसी के दस्तखत नहीं थे, इसलिए कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र नहीं किया, पार्लियामेंट में जरूर तकरीर कर दी थी और उसका सफा नंबर 5 बता दिया था। तो बाकी काम तो फिर माजर के साथ अदालत की जगह अली ज़ैदी साहब को, उससे हम कल भी पूछ रहे थे कि वजीर आजम बताएं, क्योंकि आमतौर पर पुलिस और CID के ऊपर है कि जी उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में गिवन कर दिया होगा पीपल्स पार्टी के। ये कैसे हो सकता है कि ISI, MI, IB जो कि वफाक के मातहत इदारे हैं, उन्होंने दोनों JITs पर दस्तखत किए हुए हैं। तो फाइनल JIT हम कौन सी माने, क्योंकि एक भी सफा मिसिंग नहीं है जो कि सिंध हुकूमत की JIT जारी की गई उसमें। मगर जब आप अली ज़ैदी साहब की JIT पढ़ते हैं जिस पर ज़ाहिर सबके दस्तखत नहीं है, तो उसमें उन्हीं सफात में बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो ये क्यों वो पॉइंट्स निकाले गए, अगर निकाले गए, जो कि अली ज़ैदी साहब का दावा है, ये हमें अली ज़ैदी साहब वजीर आजम ही से पूछ के बता सकते हैं। मगर वो चाहते हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस ही ये बात पूछें। देखिए, इसमें जामी साहब आपने भी देखा है जो कुछ कराची में होता रहा, पीपल्स पार्टी बरी जिम्मा नहीं हो सकती जुल्फिकार मिर्जा पर डालकर, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ हो सकती सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डालकर। क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा साहब को आप कहें वो बहुत बहादुर थे, वो तो बड़े तगड़े इंसान थे, वो खड़े हुए भाई उज़ैर बलोच के खिलाफ थोड़ी खड़े हुए थे। अली ज़ैदी साहब उज़ैर बलोच के खिलाफ खड़े हुए उसकी JIT को लेकर, जुल्फिकार मिर्जा तो उज़ैर बलोच के साथ खड़े हुए थे और पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे। और जब जुल्फिकार मिर्जा ने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो 2012 में उज़ैर बलोच के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, हेड मनी रखी गई, फिर हेड मनी खुद पीपल्स पार्टी ने उठाई और फरियाद तालको साहिबा गई। उस सबसे पीपल्स पार्टी बड़ी जिम्मा नहीं है। मगर वो शख्स जो आज आपका इत्तेहादी है, जो आज भी कहता है उज़ैर बलोच मेरा बेटा है, जो आज भी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा दाडला की तरह उज़ैर बलोच ना मारा जाए और वो महफूज रहे, वो कैसे बड़ी जिम्मा है? उनसे सवाल पूछना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है तो आप ना पीपल्स पार्टी को बरी जिम्मा कर सकते हैं, ना जुल्फिकार मिर्जा को कर सकते हैं। अगर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है तो बल्दिया टाउन की JIT से आप
ना पीएसपी को बरी जिम्मा कर सकते हैं, ना एमकेएम पाकिस्तान को बरी जिम्मा कर सकते हैं। सब कुछ एमकेएम लंदन तो नहीं डाल सकते। अगर शाहजेब साहब ये जो बल्दिया टाउन की या फिर जो उज़ैर बलूच की JITs हैं, उन दोनों पर तो दस्तखत तमाम इदारों के जो नुमाइंदगान हैं वो दर्ज हैं, जो शायद शुदा रिपोर्ट्स हैं। लेकिन निसार मोराई की जो JIT है उसमें 2 रेंजर्स के और MI के जो नुमाइंदगान हैं उनके दस्तखत मौजूद नहीं। ये सवाल हमने कल मुर्जा वहाब से ही पूछा था, उन्होंने भी कहा था कि ये मेरे इल्म में नहीं, क्यों दस्तखत नहीं हो सके। तो उनके दस्तखत ना होना निसार मोराई की JIT को मशकूक नहीं बनाता? देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए। कल मैंने देखा कि कोई कन्विंसिंग जवाब सईद गनी साहब की तरफ से भी इसका नहीं दिया गया था कि बाकी 2 इदारों का क्यों नहीं है, मगर बाकी 2 इदारे ऐसे हैं जो कि वफाक से ताल्लुक रखते हैं, जिनका उस पर दस्तखत है। सिंध हुकूमत का जो डिफेंस है अपने आप को बरी जिम्मा करने का, वो काबिल कबूल नहीं है, मगर जो तहरीक इंसाफ का डिफेंस है जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का, मेरी पोजीशन है कि वो भी काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि आप भी जर्नलिज्म यही करते रहे हैं, जामी हम भी देखते रहे हैं, और शामी साहब का तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा है कि 4-5 साल से हमने इन JITs पर सियासत देखी है। हम सबने प्रोग्राम किए ये सोच के कि इंसाफ होगा, जो कातिल हैं उन्हें सजा मिलेगी। उज़ैर बलोच 3 साल के लिए तहवील में रहे हैं। ISPR की तरफ से ट्वीट आया था कि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एस्पेनॉट किया है, उसके बाद वो वापस आ गए पुलिस की तहवील में। क्या हुआ उस मामले का? क्योंकि अली जैदी की जब आप JIT देखते हैं तो जो अली जैदी ने रिलीज की तो उसमें ईरान के कनेक्शन का ज्यादा जिक्र है बनिस्बत उस JIT के जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रिलीज की गई। तो भाई क्या हुआ उन 3-4 सालों में? तो 4 साल बाद भी आप वापस बल्दिया की JIT हमें बताएंगे, वापस उज़ैर बलोच की JIT हमें बताएंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने गलत किया है तो पीपल्स पार्टी के लोगों को सजा दें, जुल्फ़िकार मिर्जा ने गलत किया है उन्हें सजा दें, इनके पाकिस्तान PSP जो भी है। मगर हर 4 साल बाद आप पार्लियामेंट में खड़े होंगे, बजट की स्पीच हो रही होगी, फिर सियासत करेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, फिर इत्तेहाद बना लेंगे, फिर सियासत शुरू हो जाएगी। तो ये तो JIT की सियासत है। JIT बनती है फैसले कराने के लिए कि अदालत ने उस पर फैसले करेगा। अदालतों ने फैसले नहीं किया तो फिर JIT के ऊपर हर 2 साल बाद आप सियासत देखते रहेंगे। उज़ैर बलोच भी अपनी जगह मौजूद है, जुल्फ़िकार मिर्जा भी, और जिस पर इल्जाम है सब। शाहजेब साहब, शामी साहब आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। शामी साहब जी 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 सर। शाहजेब साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। देखें, ये जो हमारे अदारे हैं, हमारी अदलिया, हमारी इंतज़ामिया, हमारे सियासतदान, ये सब देखिए कोई इसमें कोई इंतहाई शदीद गफलत बल्कि बेहिसी का मज़ारा नहीं हुआ कि बरसों गुजर गए हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो टारगेट किए गए। अब बल्दिया टाउन में 259 अफराद जो हैं जिंदा जला दिए, उनको हलाक कर डाला गया दिन दिहाड़े आग लगा के, और यहाँ 198 अफराद जो हैं वो कहते हैं जी हमने मार दिए। तो ये जो मुकदमे हैं वो कीड़ी की रफ्तार से चल रहे हैं, चींटी की रफ्तार से चल रहे हैं। ना अदलिया ने इस पर कोई सख्त एक्शन लिया, इसका कोई टाइम फ्रेम दिया, ना हमारी सियासतदान जो हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया, और ना हमारी फेडरल या सिंध हुकूमत जो है उन्होंने इसके लिए कोई तकदो की। बस एक बिल्कुल अजीबो गरीब कैफियत है। तो ये जो बेहिसी है इसको कैसे तोड़ा जाए? शामी साहब, ये उस वक्त तक नहीं टूट सकती। आपने जितनी भी बातें की, इसमें अदालती निज़ाम का फेलियर है, इसमें सियासी जमातों का, हुकूमतों का फेलियर है, सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। मगर ये बेहिसी टूट उस वक्त तक नहीं सकती जब तक आप सारे काम अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए करना नहीं छोड़ेंगे। जो बल्दिया का वाकया हुआ उसके बाद जिन वालिदैन ने अपने बच्चे खोए, एक मुझे याद है मैंने एक वालिद साहब का इंटरव्यू किया, उनकी 3 बेटियां वहां काम करती थी, तीनों हयात नहीं रही थी, और उनकी जो हालत थी, और वो सिर्फ ये बता करना चाह रहे थे कि उनकी बच्चियों का पता चल जाए, ज़ाहिर जो हालात वाकयात हुए उनके साथ सबने हमदर्दियां की, उनके साथ सबने दावे किए। पीपल्स पार्टी को जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहिए थी, इत्तिहाद में रहमान मलिक के जरिए मनाते थे, पुलिस के जरिए कार्रवाई नहीं करते थे। जुल्फ़िकार मिर्जा ने स्ट्रॉन्ग कर दिया बिहारी गैंग वॉर को, और जाहिर जरदारी साहब की बातें इल्म में होंगी, जरदारी साहब को बेखबर तो नहीं थे इन सारी की सारी बातें, और इस तरीके से लड़ा गया। उसके बाद मिर्जा साहब चले गए, फिर ये सारे, तो जहां पर जिसका पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बना उसने बनाया। आपको याद होगा जो धरना हुआ, हालांकि ज़ेहरा शाही साहिबा का जब मर्डर हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा था 2013 के इंतखाबात से पहले, मगर जब इमरान खान साहब का धरना हो रहा था तो एक टेलीफोन कॉल लीक हुई। आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कि मैंने एमकेएम से बात कर ली है, उसी एमकेएम से बात करने को तैयार थे। आज एमकेएम उनकी इत्तेहादी है। तो हर एक ने अपना पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज ढूंढा है जहां पर। तो अगर मैं आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कुछ यूं सवाल फ्रेम करूं कि अब भी जो पॉलिटिकल माइलेज है उसको जहन में रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात करेंगे तो अब वो इत्तेहादी भी हैं उनकी जमात,
और माजी की बात करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से ताने बाने जुड़ेंगे कि उनकी आशीर्वाद के बगैर एक शख्स कैसे ये सब कुछ करवाने की इजाज़त दे सकता है। सानिया बल्दिया टाउन पे जाएंगे तो MQM के करता धरता बीच में आएंगे, PTI का जिक्र भी आएगा। अगर हम बात करते हैं उज़ैर जान बलोच की, उससे रब्ते की बात भी आपने खुद की कि PTI ने भी इंटरेस्टेड थी उसमें और अब उनके इत्तेहादी उनके साथ मौजूद हैं। तो यानी अब भी तो वो पॉलिटिकल जो बैरियर है वो तीनों बड़ी जमातों के आड़े आएगा ना जी। अब भी तो वो खुलूस नीयत के साथ तो नहीं कर सकते कि जी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें ताकि जो जिम्मेदार है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यानी वो एक अर्ज जो है क्लैरिटी की, सैनिटी की, वो प्रोबेबली मिसिंग नजर आ रही है। बिल्कुल जानी साहब, वो इसलिए नजर आ रही है, देखें आम अकल हमारी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी कि उज़ैर बलोच हल्फ ले रहा था हमारे MPs MNS से, हमको पता नहीं था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी कि फरियाल तालपुर साहिबा और कायम अली शाह साहब गए तो उन्हें पता ही नहीं था ये उज़ैर बलोच की दावत है। अगर अली जैदी साहब कहेंगे कि मैं तो नहीं कहता जुल्फिकार मिर्जा को कुछ, क्योंकि वो तो बहुत ही स्ट्रांग आदमी है। अगर अली जैदी साहब की JIT बता रही होगी कि जैसे ही ब्रेकअप हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ उज़ैर बलोच का, क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा नाराज हुए, तो PTI ने उन्हें ऑफर किया, तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने, MQM ने, कि आप हमारे पास आ जाएं। तो जब तक ये और अली जैदी साहब कह रहे हैं उन्हें ये बात JIT पढ़ के पता चली, हालांकि कराची के मामला तो अली जैदी साहब को ना पता हो ये कैसे हो सकता है। तो जब तक ये अपना सिलेक्टिव सच बोलेंगे और अवाम अपना इसमें से झूठ नहीं तलाश करेंगे और फैसला नहीं करेंगे, तब तक ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज और झूठ बोला जाता रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब आपके वक्त का। शामी साहब, अब खुलासा यही बनता है कि अब ये तो बॉल जो है वो अदलिया की कोर्ट में फेंकी जा रही है कि जी आप डिसाइड कर दें, क्योंकि आपस में तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही होती रहेगी। पीपल्स पार्टी कहेगी कि हम नहीं है उसमें जिम्मेदार हमारी क़यादत। शामी साहब, मामला तो अदालतों में है ऑलरेडी। बिल्कुल है। ये बेहैसियत कौम हमारा फेलोर है। हद हो गई है यार। सैकड़ों अफराद कत्ल कर दिए जाएं, भून दिए जाएं, जला दिए जाएं, हलाक कर दिए जाएं और सारा काम जो मामूल के मुताबिक होता रहे। आपको याद है लंदन में फसादात हुए थे जी, रात को अदालतें लगी थी। बिल्कुल दिन रात काम किया था अदालतों ने। बिल्कुल यहां तारीख पे तारीख ना तफ्तीशी अदारे काम कर रहे हैं। और ये जुर्म और सियासत जब तक आप इसको अलग अलग नहीं करेंगे और जब तक आप मुजरमों को सजा नहीं देंगे, हाँ वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आप मुल्क का निजाम ठीक नहीं कर सकेंगे। यहां पीपल्स पार्टी जो है उसने जुर्रत के साथ MQM का मुकाबला करने की बजाय उसके दहशतगर्दों का, उनके मुकाबले में दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा मौजूद था, उन्होंने कहा हम दहशतगर्दी के मुकाबले में दहशतगर्दी करें, रियासती अदारे जो हैं उनके जरिए काम ना करें, गैर रियासती अनासर जो हैं उनको इस्तेमाल करें। ये एक इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई भोंडी और इंतहाई अहमकाना हिकमत अमली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आ गया है जिन लोगों ने भी, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, एक एक को तलाश किया जाए, बिल्कुल एक एक को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी सियासत की और कोई जरूरत नहीं है सियासत को ऐसे अनासर की जो खून की होली खेलते हैं, जो लोगों को कत्ल करते हैं और जिनकी कोई ना अखलाक है, जिनका ना जिनकी इंसानियत है, ना वो जानवर हैं, जो जानवर हैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कुछ मुदावा नहीं किया जा सकता, राहत के मुस्तहिक नहीं है वो। वेरी ट्रू सर, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला किया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं। इस सिलसिले में आज अदालत में हुआ क्या अहकामात थे, हुकूमत का क्या कहना है, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। आमिर सईद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन शामी साहब इस बीच में एक सियासी पेशरफ्त हुई है बड़ी दिलचस्प, क्योंकि 2-4 दिनों से मैं आपके कानों में खुसर बसर कर रहा था कि बिलावल और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कुछ दूरियाँ हैं, वो यहाँ मौजूद थे, रब्ता नहीं हो पाया, APC के लिए कोई नून लीग यानी पूरे कदमों के साथ नहीं दिखाई देती हमें। तो आज बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बिलाखिर हुआ है, तो अब क्या तय हुआ है, क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, इस बारे अलबत्ता क़यास राई की जा सकती है। वो किसी ने कहा ना शायर ने
कि तजाहुल, तगाफुल, आहा। तबस्सुम, तकल्लुम, क्या बात है। यहां तक तो पहुंचे वो मजबूर होकर। अब ये दोनों जो हैं जी, इनको इकट्ठे बैठना है, इकट्ठे चलना है। इनका मुस्तकबिल जो है, अलग अलग मुस्तकबिल इनका महफूज नहीं है। ये पहले बहुत हमाकतें कर चुके। जब इनके पास कौमी असम्बली में दोनों जमातों के पास 2/3 अक्सरियत थी, उस वक्त इन्होंने इस नैब के लॉ को दुरुस्त नहीं किया, इसे इंप्रूव नहीं किया, इसके खिलाफ पुर नहीं किए जी। और ये इसके अंदर नैब का जो कानून है, उसका जो कालापन है, उसको दूर नहीं किया। अब दोनों उसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल। और दोनों जो हैं अब एहतजाज करेंगे, इकट्ठे होंगे, पता नहीं शोर करते भी हैं मचाएंगे। या नहीं। हिस्बत तौफीक एहतजाज सा सिर्फ माइक्रोफोन नहीं, के सामने की हद और- तक ही दिखाई देता है, कोई अमली तौर पर कोई सूरत अभी नहीं। मुमकिन नहीं है, शायद कोरोना की वजह से कह लें या किसी देखिए, और- अगर तो एहतजाज की धमकी से कोई रिलीफ मिल जाए फिर तो और बात है। चले, मैं एक अगर ब्रेक कोई ले रहा हूं। रिलीफ नहीं मिलेगा ठीक। तो फिर तो मजबूरी है। चलें एक ब्रेक लेता हूं, फिर ज़रा ये सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा अहम फैसला आ जाए कि मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं। इस मौके पर मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के क्या रिमार्क्स थे, इनकी तफसीलात आप जान पाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया और कहा है कि ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस को 3 माह में उनके फैसले किए जाएं। और ये भी रिमार्क्स में कहा गया कि लगता है नैब का इदारा नहीं चल रहा। यूँ लगता है कि 1226 जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं उनके फैसले स्पीड में अगर हुए तो फिर सदियां लग जाएंगी। और जो पहले से मौजूद एहतसाब अदालतें हैं वहाँ भी जजेस की तैनाती का फौरी हुक्म दिया गया। मैं सर दस डिटेल जानना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। आमिर सईद अब्बासी साहब मौजूद थे वहाँ, उनसे हम बात करते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्क भर में कितनी एहतसाब अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं और उनमें कितनी वेकेंट हैं जजेस के अतबार से, और इस रू में फिर क्या कहा मजीद चीफ जस्टिस साहब ने? जामी साहब, मुल्क भर में जो एहतसाब अदालतें हैं, खुसूसी अदालतें इन्हें कहा जाता है, वो 25 हैं और 25 में से 20 एहतसाब अदालतें काम कर रही हैं। 5 अदालतें ऐसी हैं जिनमें जजेस अपॉइंट नहीं हो सके, जिसकी वजह से आज जो बरहमी का भी इजहार किया बेंच ने। वो जो जज कोर्ट्स हैं वो 2 लाहौर की हैं, 2 पेशावर की हैं और 1 कराची की एहतसाब अदालत है जहाँ पर जजेस अपॉइंट नहीं हुए। और जो अदालत ने हुक्म भी जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि साल लग जाते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट में, जिसकी वजह से जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब तक जो नैब के पेंडिंग केसेस हैं एहतसाब अदालतों में 1226 हैं और इनमें जो मजमूई तौर पर करप्शन की रकम है वो 943 अरब रुपए के ये रेफरेंसेज हैं। और इसमें ये नैब ज़राए बताते हैं कि 150 के करीब उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं जो इन केसेस को देख रहे हैं। तो अभी सिर्फ 20 एहतसाब अदालतें मुल्क भर में केसेस कवर काम कर रही हैं और जो केसेस हैं उनको डिसाइड कर रही हैं। 5 उनमें से खाली हैं। मजमूई तौर पर टोटल 25 अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं। और आज जब कोर्ट ने अनाउंस किया कि 120 आमिर ये बताएं ताकि जल्द से जल्द आमिर ठहरेगा, शामी सब कुछ पूछने 120 का फिगर कहां से आया? यानी ये कैसे फैसला हुआ कि 120 अदालतें कायम होनी चाहिए? क्या ये कानून में लिखा हुआ है? शामी साहब, ऐसा है कि जो नैब ऑर्डिनेंस है 99 का, उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी नैब ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाला मुकदमा उसमें 7 रोज के अंदर फर्दे जुर्म आयद होगी और 30 रोज के अंदर उसका फैसला होगा जो भी करप्शन केस होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा इन केसेस को कि इनको डिसाइड करने के लिए कोई है नहीं, प्रोसीजर नहीं है। और शामी साहब, ये भी इंकशाफ हुआ कि 2000, 2001, 2002 और 2003 के जो करप्शन केसेस हैं वो भी आज तक पेंडिंग हैं और वो भी डिसाइड नहीं हो सके। इस पर भी अदालत ने हैरानी का इजहार किया और ये कहा कि ये तो पेंडिंग केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, डिसीजंस हो नहीं रहे, फैसले हो नहीं रहे। और ये जो एक पूरा एहतसाब का एक नारा है, इसके हवाले से अदालत ने कहा कि ये तो फिर लगता है कि इसके ऊपर कभी अमल नहीं होगा और ये जो तमाम है ये वेग है, ये एक बेसूद होगा 120 पर अमल करना। अगर 120 अदालतें कायम होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये फिगर कहां से आया?
ये शामी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को देखते हुए, जो पेंडिंग केसेस जो हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उनको देखते हुए और 3 माह का अगर वक्त रखा जाए जहन में, तो उसको फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए जो उनका फिगर एक रफ आया, प्रोबेबली उसकी वजह से ये 120 का फिगर आया। लेकिन साथ में जो पेंडिंग केसेस के ऊपर, जी फरमाएं। इसमें नैब से भी कहा गया है कि आप भी हमें चॉक आउट करके दें प्लान। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा गया है कि आप भी हमें इसके ऊपर अपनी गुजारिशात दें, आप भी अपना फीडबैक दें, क्योंकि नैब और फेडरल गवर्नमेंट जब तक इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एहतसाब अदालत में जो जजेस अपॉइंटमेंट तरीकाकार है वो प्रियोरली प्रोगेटिव है फेडरल गवर्नमेंट का, और फेडरल गवर्नमेंट को नाम जब भेजे जाते हैं, वजारत कानून भेजती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट को जाते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी वजारत कानून की है, वफाकी हुकूमत की है। तो इस पर अदालत ने यह भी कहा कि ये जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की है, लेकिन अब अदालत ने एक्शन लिया है, अदालत ने ये अहकामात दिए हैं कि इसके ऊपर अब क्योंकि पेंडिंग केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अदालत ने अब वफाकी हुकूमत को और नैब को, दोनों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलवाई है, और ये कहा है कि अगर आपने एहतसाब करना है और एहतसाब के प्रोसेस को बढ़ाना है, तो ये आप 120 एहतसाब अदालतें कायम करनी पड़ेंगी। इस हवाले से जवाब भी मांगा गया, और नेक्स्ट डेट पे सेक्रेटरी लॉ हैं उनको भी, और अटॉर्नी जनरल को भी, और प्रोसिक्यूटर जनरल को भी जो है वो फीडबैक उनसे और जवाब मांगा गया है। शामी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, कानून ये कहता है कि आप 3 महीने में मुकदमे का फैसला करेंगे। बिल्कुल। कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जब से ये नैब बनी है जो 3 महीने में जिसका फैसला हुआ हो। अभी आप देखिए मीर शकीलुर रहमान साहब पर ये तो आज के रिमार्क्स में तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि नैब रेफरेंस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए, और ये भी कहा कि नैब का इदारा नहीं चल तो रहा। मैं कह रहा जी ओहो, और बात सुने ना भाई, कानून में लिखा हुआ है, नैब का कानून ये कहता है, तो मीर शकीलुर रहमान 100 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई, और आज उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट से भाई। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की तादाद का तयन किया है, तो इसका मतलब है उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया है। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अदालतों के क़याम के हवाले से, तो फिर आप इस कानून का जायजा भी लें और कानून को भी देखें कि इसमें कहां सुकम है। लोग बरसों से गिरफ्तार हैं। आज चीमा को देखिए क्या हो रहा है, फवाद के साथ क्या हुआ, आसन इकबाल उसके साथ, आसन इकबाल के साथ क्या हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी, अभी आप देखिए ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान। लेकिन शामी साहब, जो कानून में सुकम है उसको दुरुस्त करना बुनियादी जिम्मेदारी तो पार्लियामान की नहीं है, सियासी जमातों की नहीं है कि वो मिल बैठे और वो जो इसमें कमी पेशी है, ये बेहतरी की, उस पर वो पहले अपने इनपुट दें। कानून का सुकम नहीं है, कानून पे अमल नहीं हो रहा। और अगर अदालत ये कहती है कि 120 अदालतें मुकर्रर कर दो, तो अदालत को सुओ मोटो एक दफा फिर इस कानून का जायजा भी तो लेना चाहिए कि ये क्या कानून है और ये आईन के बुनियादी तकाज़ों के मुताबिक है। ये हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं उनको एक दफा फिर जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। आप ये भी देखिए कि ये जज जो है ना, जज मुकर्रर होंगे जो इस वक्त एडिशनल सेशन जज हैं या सेशन जज हैं, उनमें से मुकर्रर होंगे। नए जज भर्ती नहीं किए जा सकते। और दो जज, अब इस्लामाबाद में 2 जज हैं, साबक सदर का मुकदमा उनके पास, साबक वजीर आजम सारे उनका मुकदमा उनके पास। कितना प्रेशर होगा, कितने उनके, आप देखिए। और अरशद मलिक को आपने देखा किस तरह का प्रेशर उसके ऊपर था, और कितना बद अखलाक शख्स था वो, उसकी कैसी वीडियो बनी और कौन लोग वीडियो बनाने वाले थे, कौन उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। भाई ये पूरा अदालती निजाम जो है इस पे सवालात उठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसका सबका जायजा लेके कोई इक़दामात करने होंगे। अभी हम बल्दिया टाउन का, अभी हम उज़ैर बलोच का रोना रो रहे थे। अदालतें जो है नीचे वाली वो फैसले नहीं कर पा रही और बरसों से पेंडिंग चले आ रहे हैं। अच्छा, एक अलबत्ता फैसला बहुत जल्द आ गया। आप इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला था, उसके खिलाफ दरख्वास्तें थी, वो गैर मौसर करार दे दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आमिर से जान लेते हैं। जी आमिर, तमाम दरख्वास्तें निपटा दी, क्या कहना था जस्टिस अतर फारूक साहब का?
जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला सुनाया है और 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला सुनाया गया है। इसमें 2 बेसिक क्वेश्चंस रेज किए गए थे। सबसे पहले अलॉटमेंट जो इस प्लॉट की हुई टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए, उसको चैलेंज किया गया और उसके बाद जो एक चहमगोइयाँ थी कि 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए वफाकी हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत मंदिर की तामीर के लिए फंडिंग कर रही है। इन 2 क्वेश्चंस को रेज किया गया। तो जो पहला क्वेश्चन था अलॉटमेंट का, उसको अदालत ने उसके ऊपर जितने भी एतराज़ात थे उन्हें मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ये जो वफाकी तरक्याती इदारा है उसका इख्तियार है और वो बाकायदा तौर पर मास्टर प्लान में दर्ज ना भी हो तो वो पर्टिकुलर सेक्टर्स में किसी खास मकसद के लिए प्लॉट की अलॉटमेंट कर सकता है। और यही हुआ कि वो मंदिर और इसके अलावा वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर और जो कब्रिस्तान होता है हिंदुओं का, उसके लिए ये 3 मकासद के लिए प्लॉट अलॉट किया गया था 3.8 कनाल का। और ये 2017 में हुआ था। फिर 2018 में पोजेशन दिया गया जो इस्लामाबाद हिंदू पंचायत है उनको। और उसके बाद यहाँ पर जब तामीरात शुरू होने लगी तो उस क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो नहीं किया गया और जो प्लान था वो अप्रूव नहीं हुआ, जो बिल्डिंग प्लान था, जिसकी वजह से सीडीए ने वहाँ पर काम रुकवा दिया। ये अदालत ने अपने फैसले में लिखा। लेकिन जो फंडिंग का मामला था उसके हवाले से वफाकी हुकूमत का बड़े वाज़े मौक़िफ़ था कि हमने जो इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल है उनसे राय तलब कर ली है। अभी तक कोई फंड जारी नहीं किए गए और जो तमाम तर सिफारिशात हैं वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजी गई हैं और इस वजह से अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया। तो ये दरखास्तें गैर मौसर हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों दरखास्तों को निपटा दिया है और ये करार दिया है कि अलॉटमेंट दुरुस्त है। लेकिन अभी क्योंकि मंदिर की तामीर हुई नहीं है, फंडिंग जारी नहीं हुई, कोई फंड्स नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लगे, लिहाजा ये तमाम दरखास्तें गैर मौसर हैं। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। शामी साहब, एक ब्रेक आ गई है। अब ब्रेक के बाद 2-4 और मौज़ूआत रह गए, उन पर बात करूँगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आज चूँकि अब्दुलसत्तार ईदी साहब की 4थी बरसी है तो वसी शाह साहब ने कलाम भेजा है। 2 शेर मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो लिखते हैं कि जहाँ जहाँ पे थे गम वहाँ वहाँ ईदी, बिखरते लाशें पुकारते हैं अब कहाँ ईदी, मिसाल माँ को बनाया है रब ने रहमत की, यहाँ तो माँओं से बढ़कर थे मेहरबां ईदी। आज उनकी सर 4थी बरसी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ईदी फाउंडेशन आज भी काम कर रही है। उनके बेटे फैसल आज भी सरगर्म हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे जारी रखने की। ये काम जो है, खिदमत जो है करते रहें वो, और इस जज्बे की हिफाजत करते रहें। और आज आपको बुरहान वानी का यौम शहादत भी है। आज उनकी भी 4थी ही बरसी है उनकी यौम शहादत। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जो है उसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी जो हैं उनकी याद मना रहे हैं। वो बरतानिया के में लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहरा हो रहा है। जी। श्रीनगर में, मुजफ्फराबाद, पूरी वादी में आज हड़ताल है सर। में जी पूरी वादी में हड़ताल है। बुरहान वानी जो है उन्होंने अपनी जान देकर एक नया जज्बा पैदा किया, नया वलवला पैदा किया, एक वलवला ताज़ा दिया तूने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा समरकंद। अल्लाह ताला उनकी शहादत जो है उसको कबूल करेगा और उनके आज़ादी जो है कश्मीर को मिलके रहेगी। और नौजवान जो हैं वो इसी शहादत के जज्बे से बेताब जो हैं जिद्दोजहद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिलाए रखेंगे और कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज मैं आपको बताऊं कि हमारे दोस्त नासिर जैदी वो भी 2-3 दिन पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। 78 साल की उम्र में शायर थे, कॉलम निगार थे, मुहक्किक थे, कई मजमूए शाया हुए और कश्मीर पर, कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब देखते हुए रुखसत हुए। उनकी बाकायदा एक मजमुआ है जो सिर्फ कश्मीर पर कही गई नज़में जो हैं उनको यकजा किया गया है। तो नासिर जैदी को भी हम याद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका ख्वाब भी पूरा होगा, बुरहान वानी का ख्वाब भी पूरा होगा और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। बिल्कुल ठीक सर। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर
ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले एक और बड़ा अहम इशू था, उस पर ज़रा आपके मुख्तसर कमेंट्स मुझे चाहिए। ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार है, वो हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि एक फ़ैसला जो हुकूमत ने किया हालिया दिनों में नौशीन यूसुफ साहिबा को हटाकर जावेद गनी साहब को 4 जुलाई को 3 माह के लिए चेयरमैन FPR मुकर्रर किया गया, तो इस तयनाती पर इन वकला तंजीमों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मामला खासा संजीदा हो सकता है अगर ये फिर दोबारा से कोर्ट कचहरी में जाता है तो, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो अहलिया हैं और बच्चे हैं, उनकी जायदाद के हवाले से FPR ने रिपोर्ट भेजनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस को। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अब जो वकला तंजीम है, बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सैयद कल्बे हुसैन और आबद साकी साहब, उनका कहना यह है कि ये इस तरह जो तब्दीली है ये बड़ी एक फजा को मशकूक बना रही है, इसे वापस लिया जाए, मुस्तकिल चेयरमैन मुकर्रर किया जाए, ग्रेड 22 का आदमी। और आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत का जो रिकॉर्ड है, कितने अफसर कितनी जल्दी जल्दी बदले जा चुके हैं। जी अब आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी हूं, IG पंजाब, 4 चेयरमैन FPR के बदले गए हैं, 4 चेयरमैन, और जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 5 चेयरमैन और कॉमर्स सेक्रेटरी 4। अच्छा सर, ये लंबी तफसीला, वक्त भी खत्म हो गया मेरा, नुक्ता आपका आ गया सर, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कि इस हवाले से कोई ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी दिखाई नहीं देती। अब देखते हैं अब आगे वकला तंजीमें क्या करती हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।